साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, हम आपको बता देते हैं, आपको जो राष्ट्रीय आय है नेशनल इनकम जिस पे अपन चर्चा करेंगे उनमें हमने 10 टॉपिक लिए हैं, 11 टॉपिक। एक तो सबसे पहले समिति का गठन, विभिन्न संगठन, परिभाषा, गणना, क्षेत्र, क्या क्या नहीं जुड़ता राष्ट्रीय आय में, अवधारणाएं, मापन की विधि, उद्देश्य, विशेषता और वन लाइन क्वेश्चन, इन सभी का हमने इस वीडियो में समावेश करेंगे। ठीक है साथियों, अब हम एक एक करके पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं राष्ट्रीय आय समिति की। ठीक, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अगस्त 1949 को किया गया था। ठीक है, 4 अगस्त 1949 का। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, अब इसको साथियों आप कैसे याद करोगे? महान लंबे व्यक्ति। ठीक है, आपको पीसी याद हो जाएगा, जो महान लंबे व्यक्ति आपको याद हो गया। ठीक है, पीसी महालनोबिस ने इसके अध्यक्ष थे राष्ट्रीय आय समिति के। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया गया। जब आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब बनाया जाता है तो आप बताओगे ये प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर। भारतीय सांख्यिकी मामलों का जनक भी कहते हैं इनको। ठीक है, क्या कहते हैं? भारतीय सांख्यिकी मामलों का जनक भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं सदस्य की। अध्यक्ष बता दिया हमने। अब इस समिति का सदस्य कौन था? इसमें 2 सदस्य थे, प्रोफेसर VKRV राव एवं प्रोफेसर गाडगिल। तो साथियों आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, रक्षा के लिए गार्ड लगाया गया जो कि अपनी राय VKI एरिया में देता था। ठीक है, क्या? रक्षा के लिए गार्ड लगाया, तो गार्ड का मतलब प्रोफेसर गाडगिल समझो आप साथियों, जो कि VKI एरिया में देता था। VKI का कोई मतलब नहीं है यहाँ। ठीक है, VK का मतलब VKR राव, अपनी राय का अर्थ आप राव से लगाओगे। ठीक, अपनी राय VKI एरिया में देता जाता। VKRV राव इसके सदस्य थे। ठीक है, प्रोफेसर VKRV राव के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। इनको वैज्ञानिक अध्ययन का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन का जनक भी कहते हैं। यह पहला वैज्ञानिक आकलन इन्होंने 1931 और 32 में किया था। राष्ट्रीय आय की लेखा प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की लेखा प्रणाली का जनक भी किसको कहा जाता है? प्रोफेसर VKRV राव को कहा जाता है। अब हम और राष्ट्रीय आय समिति का सदस्य भी है ये। ठीक है, उत्पादन संगणक विधि एवं आय संगणक विधि के मिश्रित विधि प्रस्तुत की है इन्होंने उत्पादन संगणक विधि एवं आय संगणक विधि का मिश्रित विधि भी प्रस्तुत की है। अब हम बात करते हैं इसके सलाहकार की। सलाहकार था प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स। कौन था? प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स। आप इसको किस प्रकार से याद कर सकते हो? सलाह के लिए साइन करने वाले जनरेटर व्यक्ति को ढूंढा गया। ठीक, जब यह समिति बनी तो समिति के लिए एक सलाहकार को नियुक्त किया गया। सलाहकार ऐसा नियुक्त करना चाहते थे जो कि एक जनरेटर की तरह काम करे। ठीक, और साइन करे उस पर, समिति पे, उस जो गठन समिति है उस पर। तो ये याद करने के हिसाब से साथियों प्रोफेसर साइमन कुजनेट। तो ठीक है, अब एक बार हल्का सा रिपीट कराता हूँ मैं आपको। देखो, इसके अध्यक्ष कौन था? पीसी महालनोबिस, अतः महान लंबा व्यक्ति आप याद कर सकते हो। सदस्य कौन थे? VKRV राव और प्रोफेसर गाडगिल। ठीक है, रक्षा करने के गार्ड लगाया गया जो अपनी राय VKI एरिया में देता था। ठीक है, VKRV राव को अपन वैज्ञानिक अध्ययन का जनक भी कहते हैं। वैज्ञानिक आकलन 1931-32 में किया था। राष्ट्रीय आय की लेखा प्रणाली का जनक भी कहा जाता है इनको। राष्ट्रीय आय समिति का सदस्य भी कहा जाता है इनको साथियों। उत्पादन संगणक विधि एवं आय संगणक विधि का मिश्रित विधि भी प्रस्तुत की है। सलाहकार प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स था, अतः सलाह के लिए साइन करने वाले जनरेटर व्यक्ति को ढूंढा गया। ठीक है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन का जनक साथियों, लेखांकन का जनक किसको कहा गया? साइमन कुजनेट्स को। साथियों ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्म साइमन कुजनेट्स को कहा गया है। और राष्ट्रीय आय समिति का सदस्य किसको कहा है? VKRV राव को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चलते विभिन्न संगठन के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। NSSO। ठीक, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस असंगठित क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध करवाता है। क्या करता है ये? असंगठित क्षेत्र के आंकड़े उपलब्ध कराता है। कौन? NSO। इसका प्रारंभ कोलकाता में किया गया था और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है साथियों,
यह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन काम करता है? एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामर इम्प्लीमेशन के अधीन। ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई। इस संगठन की स्थापना राष्ट्रीय आय समिति की अभिशंसा पर की गई। साथियों ध्यान रखना, जो ये सीएसओ है इसकी स्थापना किसकी समिति पर की गई? राष्ट्रीय आय की अभिशंसा हुई थी, उस समिति के आधार पर की गई। इसका कार्य अप्रैल 1955 में प्रारंभ किया गया। इसने काम कब से चालू किया? 1955 में। गठन कब हुआ था? 1951 में स्थापना हो गई थी इसकी। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पक्षों की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। संगठित क्षेत्र जैसे सेवा क्षेत्र, उद्योग आदि के आंकड़े उपलब्ध करवाना होता है इसका काम क्या होता है? सीएसओ का क्या काम होगा? संगठित क्षेत्र जैसे सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र आदि के आंकड़ों को उपलब्ध कराना होता है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन भी कार्य करता है। ठीक है। सीएसओ भी इसके अधीन काम करता है और एनएसओ भी इसी के अंदर के अधीन काम करता था। सांख्यिकी कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करते हैं दोनों। अन्य पर हम चर्चा करते हैं, कुछ पॉइंट अन्य। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सी रंगराजन की अध्यक्षता में बनाया गया। ठीक। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग किसके अध्यक्षता में बनाया गया? सी रंगराजन के अध्यक्षता में बनाया गया। कब बनाया गया था? सन 2000 में बनाया गया था। 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को पूर्णकालिक आयोग में बदल दिया गया और सुरेश तेंदुलकर को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को पूर्णकालिक आयोग में बदला गया और इसका पहला अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर को बनाया गया। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय की परिभाषा के बारे में। इसकी क्या क्या परिभाषा है राष्ट्रीय आय? ठीक है साथियों। परिभाषा राष्ट्रीय आय की, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है? जो एक वर्ष में जो उत्पादित होती है अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, उनका बाजार मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। दूसरी तरह से इस प्रकार भी आ सकता है कि उत्पादक के कारकों द्वारा लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में प्राप्त आय की राशि को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक के कारकों द्वारा लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में प्राप्त आय की राशि को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, 3 प्रकार से कह सकते हैं। जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। एनआई, ठीक, एनआई नेशनल इनकम। एनएनपी प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर, आप इसको कह सकते हो एनआई बराबर एनएनपी प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। एनआई को अपन यो भी कर सकते हैं सी प्लस जी प्लस आई प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम प्लस एनएफआईए माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी बराबर अपन कह सकते हैं एनआई बराबर सी प्लस जी प्लस आई प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम प्लस एनएफआईए माइनस डिप्रेशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। कारक लागत को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट के रूप में भी जाना जाता है। कारक लागत को किस रूप में जाना जाता है? फैक्टर कॉस्ट के रूप में जाना जाता है। किसको? ये फैक्टर कॉस्ट के रूप में कौन जाना जा रहा है? एनआई को। ठीक है, राष्ट्रीय आय को। कारक लागत का अर्थ संसाधनों द्वारा भूमि, श्रम, पूंजी और संगठनात्मक क्षमता के योगदान के लिए अर्जित कुल आय होती है। अब चर्चा करते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा है। स्तर कीमत पर राष्ट्रीय से होने वाली आय, ठीक, जो फिक्स कीमत होती है स्तर कीमत पर, उससे राष्ट्रीय आय से होने वाली आय को क्या कहते हैं? वास्तविक आय। मौद्रिक आय चालू या बाजार मूल्य पर होने वाली, ठीक, आय को क्या कहते हैं? मौद्रिक आय कहते हैं। ठीक, अब करते हैं हम चर्चा राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में। अब हम राष्ट्रीय आय की जो गणना के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी पर आप चर्चा करेंगे साथियों। राष्ट्रीय आय की गणना देखो वार्षिक आधार पर होती है। इसको कई प्रकार से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये किस प्रकार से होती है? वार्षिक आधार पर होती है। ये भी हो सकता है इसमें ऑप्शन 1 वर्ष में भी आ जाए तो 1 वर्ष में हो जाती है, या 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकती है। ठीक, वित्त वर्ष में भी होती है एक। ठीक है, इसको जब भी ऑप्शन में आए वार्षिक आधार भी कर सकते हो, वित्त वर्ष भी कर सकते हो, 1 अप्रैल से 31 मार्च भी और 1 वर्ष में। ठीक है,
प्रचलित बाजार कीमत तथा स्तर कीमतों पर यह निकाली जाती है। ठीक, इसकी गणना किस पर की जाती है? प्रचलित बाजार कीमत और स्तर कीमतों पर बिना दोहरी गणना की जाती है। भारत में मिश्रित विधि का उपयोग अर्थात प्रयोग गणना में होता है। गणना के लिए बाजार मूल्य, आधार मूल्य, फैक्टर मूल्य, स्तर मूल्य का उपयोग किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना में किस किस का प्रयोग किया जाता है? बाजार मूल्य का, आधार मूल्य का, फैक्टर मूल्य का, स्तर मूल्य का उपयोग किया जाता है। गणना की विधि उत्पादन विधि को वर्धित विधि भी कहते हैं, जो कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लिए होती है। साथियों नोट करना, उत्पादन विधि या वर्धित विधि कौन से क्षेत्र के लिए होती है? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के लिए। दूसरी होती है आय विधि, सेवा क्षेत्र के लिए आय विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सर्विस क्षेत्र के लिए, सेवा के लिए कौन सी विधि का? आय विधि का। तीसरी होती है व्यय विधि, यह उत्पाद व आय विधि का प्रयोग होता है इसमें। ठीक, उत्पाद और आय विधि का प्रयोग होगा। विनिर्माण क्षेत्र में व्यय विधि का प्रयोग होता है, तीनों में। ठीक है साथियों, उत्पाद विधि में प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र हो गए, आय विधि में सेवा क्षेत्र हो गया और व्यय विधि में विनिर्माण क्षेत्र हो गए। ठीक, राष्ट्रीय आय की गणना C+I+G + X-M। C को कहते हैं खपत, कंजम्पशन, आई को कहते हैं कुल निवेश व्यय, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी को कहते हैं सरकार द्वारा किया गया खर्च, एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना C+I+G + X-M से निकाली जाती है। X होता है निर्यात एक्सपोर्ट, M होता है आयात इम्पोर्ट। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा इसकी गणना की जाती है। किसके द्वारा? NSO द्वारा। नवीन अवधारणा हरित लेखांकन पार्थदास गुप्ता ने दी थी। अभी हाल ही राष्ट्रीय आय की नवीन अवधारणा किसने दी? हरित लेखांकन पार्थदास गुप्ता ने। राजस्थान में राज्य की आय के आंकड़े आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर द्वारा निकाले जाते हैं। जब आपसे राजस्थान के बारे में आंकड़े कौन निकालेगा तो आपको बताना है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर द्वारा निकाले जाते हैं। स्तर मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या रखा गया है? 2011-12। क्या रखा है? 2011-12। पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान सन 1948 से 49 में किया गया था। कब किया गया था? 1948 से 1949 में किया गया। आंकड़ों का अनुमान दादा भाई नौरोजी। अब साथियों ध्यान रखो, दादा भाई नौरोजी ने आंकड़ों का सर्वप्रथम अनुमान बताया था। ठीक है, इसको याद करने का एक हल्का सा तरीका यह है कि हमारी अकड़ हमारे दादाजी नाराज़गी करने पर निकाल देते थे। दादा भाई नौरोजी ने यहाँ अकड़ का मतलब आक्रोश हो गया। ठीक, आंकड़ों का अनुमान किसने दिया था? हमारे दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इन्होंने सर्वप्रथम आकलन सन 1867 से 1868 में किया था। कब किया था? 1867 से 1868 में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाता है? दादा भाई नौरोजी कहलाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने उस पुस्तक में बताया था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। जब इन्होंने ये आकलन किया था, दादा भाई नौरोजी जो आंकड़े देते उन्होंने प्रति व्यक्ति आय उसको कितने बताई थी? 20 रुपये बताई थी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना भी की थी सन 1863 में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, उत्पादन संगणक विधि का प्रयोग किया था इन्होंने। कौन सी विधि का? उत्पादन संगणक विधि का प्रयोग किया था। अब करें हम चर्चा राष्ट्रीय आय के क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। आपसे थोड़ा सा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा ये लंबा हो जाए, अधिक बड़ा, लेकिन अपन कोशिश करेंगे इसको आज ही इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करें। क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में साथियों उत्पाद विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, द्वितीय क्षेत्र में उत्पाद विधि का प्रयोग हुआ और तृतीय क्षेत्र में आय विधि का भी प्रयोग हुआ। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय या सेवा क्षेत्र का। साथियों ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का? आप बताओगे तृतीय या सेवा क्षेत्र का। उत्पाद व आय राष्ट्रीय आय की गणना में काम में ली जाती है। व्यय विधि विनिर्माण क्षेत्र के लिए की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में क्या क्या नहीं जुड़ेगा साथियों? महत्वपूर्ण है, इसमें से हो सकता है आपको एक क्वेश्चन आ जाए। राष्ट्रीय आय में क्या क्या नहीं जोड़ते हैं? पुरानी वस्तु को बेचकर जो आय प्राप्त होती है वो इसमें नहीं जुड़ेगी। मध्य वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य नहीं जुड़ेगा इसमें। ठीक है, मध्य वस्तुएं नहीं जुड़ेगी इसमें। समस्त प्रकार के अंतरण अर्थात स्थानांतरण भुगतान, जैसे लॉटरी, ब्याज, अनुदान, भत्ता, छात्रवृत्ति, पेंशन, बेरोजगारी। अप्रत्याशित आय, जैसे लॉटरी से कोई आय प्राप्त कर रहे हो, ऐसी आय भी नहीं जुड़ेगी। काला धन भी नहीं जुड़ेगा। अनार्थिक सेवाएं, जैसे समाज सेवी संस्थाओं, गृहिणी सेवाओं से जो आय प्राप्त होती है वह नहीं जुड़ेगी।
राष्ट्रीय आय में क्या जुड़ेगा? वह वस्तु जो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादित की जाती है। हो सकता है जो ऑप्शन में से भी 2 क्वेश्चन आ जाए, क्या जुड़ेगा इनमें से? तो वह वस्तु जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादित की जाती है। स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति का अनुमानित किराया, स्वयं की कब्जे वाली संपत्ति का अनुमानित किराया जुड़ेगा। ठीक है। अब है राष्ट्रीय आय की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय की अवधारणा CSO। सबसे पहले करेंगे अपन बात सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, GNP की बात करेंगे। अब GNP क्या होता है? देश के निवासी घरेलू क्षेत्र के साथ साथ देश के बाहर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। क्या होता है? जब अपने देश के निवासी होते हैं घरेलू क्षेत्र के साथ साथ क्या कहते हैं, देश के बाहर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है वह क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, GNP कहलाता है। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य भी क्या कहलाता है? GNP कहलाएगा। GDP में विदेशों से होने वाली शुद्ध आय को जोड़कर प्राप्त होती है। ठीक है। GNP कैसे होती है? GDP में विदेशों से होने वाली शुद्ध आय को जोड़कर प्राप्त होती है। GNP द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रैंकिंग की जाती है। ठीक। GNP द्वारा क्या की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रैंकिंग की जाती है। यह परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक स्थिति को भी स्पष्ट करता है। ठीक है। यह क्या करता है? परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक स्थिति को भी स्पष्ट करता है। कौन करता है? हम बात किसकी कर रहे थे साथियों? GNP की, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहे हैं सभी। यह किसी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके उत्पाद के व्यवहार को समझने में भी सहायक है। विदेशों से होने वाली आय निम्न होगी। एक को कैसे? जैसे निजी प्रेषण, विदेशी ऋणों पर ब्याज, विदेशी अनुदान। ठीक है। GDP क्या होते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GNP क्या होते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबाउट। MP क्या होता है? मार्केट प्राइस। FC क्या है? फैक्टर कॉस्ट। GNP अपन ऐसे भी निकालते हैं, मूल्यह्रास प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर। GNP बराबर डिप्रेशन प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। GNP बराबर C प्लस I प्लस G प्लस ब्रैकेट में X माइनस M प्लस NFIA। C का मतलब होता है खपत, I का होता है कुल निवेश व्यय, G होता है सरकार द्वारा किया गया खर्चा, X होता है निर्यात, M होता है आयात, NFI होता है विदेश से शुद्ध कारक आय। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या कहलाती है? GNP कहलाती है। GNP को हम ये भी कह सकते हैं GDP प्लस NFIA। GNP MP अर्थात मार्केट प्राइस बराबर GDP MP प्लस NFIA। GNP फैक्टर कॉस्ट बराबर GNP मार्केट प्राइस माइनस NIT। NFIA बराबर भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तु माइनस विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में उत्पादित वस्तु निकाल के NFIA निकाली जाती है। सकल घरेलू उत्पाद। अब बात करेंगे अपन GDP की। एक वर्ष के दौरान उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके घरेलू क्षेत्र में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? GDP कहलाता है। वित्त वर्ष में आर्थिक सीमाओं में रहते हुए उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है साथियों, 2 चीज़ है, वापस एक बार रिपीट करता हूँ। GDP क्या हुआ? एक वर्ष के दौरान उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके, यहाँ किसका प्रयोग करें? संसाधनों का उपयोग करके घरेलू क्षेत्र में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद GDP। ठीक। वित्त वर्ष में आर्थिक सीमाओं में रहते हुए उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दोहरे प्रभाव से बचने के लिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग किया जाता है इसमें GDP में। उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आने वाली वस्तु जिसमें और मूल्य संवर्धन संभव नहीं हो, अंतिम वस्तु कहलाती है। बाहर उत्पादित आयातों के व्यय को तथा उस देश में निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य जोड़ा जाता है जिन्हें देश में नहीं बेचा गया हो GDP में। ठीक। GDP में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कहलाता है। ठीक। GDP में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कहलाता है। यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है साथियों, ध्यान रखना। GDP कौन सा है? परिमाणात्मक। और GNP क्या है? GNP दोनों है। क्या है? मैंने अभी आपको बता दिया था। परिमाणात्मक और गुणात्मक। ठीक। GNP और GDP केवल परिमाणात्मक ही है।
इसके आकार से देश की आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है। देश की आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता किससे चलता है? जीडीपी से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर होता है। सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण किसके आधार पर होता है? जीडीपी के आधार पर। चालू कीमतों पर जीडीपी कैसे करोगे? इसमें अनुमान चालू कीमतों पर लगाया जाएगा। एक वर्ष में घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। इसका मौद्रिक जीडीपी भी कहते हैं। ठीक, जब आपसे पूछा जाए मौद्रिक जीडीपी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है चालू कीमतों पर जो जीडीपी होती है उसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। यह लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक नहीं है। जब आपसे पूछा जाए कौन सी जीडीपी लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक नहीं है, तो आपको बताना चालू कीमतों पर जीडीपी। अब बात करते हैं स्तर कीमतों पर जीडीपी। इसका अनुमान आधार वर्ष की कीमतों पर होता है। कौन सी होता है? आधार वर्ष का। और जबकि इसका अनुमान क्या था? चालू कीमतों पर था। दोनों में अंतर है साथ ही। चालू मतलब चालू कीमतों पर, और स्तर मूल्य पर आधार वर्ष की कीमतों पर होता है। एक वर्ष में घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। इसमें वास्तविक जीडीपी कहते हैं। जब आपसे पूछा जाए वास्तविक जीडीपी किससे कहते हैं, तब आपको बताना स्तर कीमतों को। और जब आपको मौद्रिक जीडीपी पूछा जाए तो तब आपको बताना चालू कीमतों को। ठीक है। यह लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक है। लोगों के कल्याण का अच्छा सूचक कौन सी जीडीपी है? आप बताओगे स्तर कीमतों पर जीडीपी। ठीक है साथियों। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी। जी ब्रैकेट में एक्स माइनस एम। ठीक, सी होता है खपत, आई होता है निवेश व्यय, जी होता है सरकार द्वारा किया गया खर्च, एक्स होता है निर्यात, एम होता है आयात। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस एनएफआईए। जीडीपी एमपी बराबर एमपी या मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस एनएफआईए। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी। अब हम बात करेंगे विशुद्ध निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। एक वर्ष के दौरान देश की अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की शुद्ध उपज और देश के बाहर से शुद्ध कारक आय फैक्टर कॉस्ट का बाजार मूल्य होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? विशुद्ध निवल राष्ट्रीय उत्पाद, देश की आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आय का। एनएनपी को अपन समझ सकते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम प्लस एनएफआई माइनस एआईटी माइनस मूल्यह्रास। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्शन सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास से भी निकाला जाता है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रेशंस। जीएनपी मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशंस। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर एनएनपी एमपी माइनस एनआईटी। विशुद्ध ऑब्लिक निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। प्रति व्यक्ति आय पीसीआई को कहते हैं। राष्ट्रीय आय में जब जनसंख्या का भाग दे दोगे, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है? राष्ट्रीय आय में जब आप जनसंख्या को भाग दोगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। खर्च योग ऑब्लिक प्रयोज्य आय पीडीआई प्रति व्यक्ति आय। व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। व्यक्तिगत आय आप निकालोगे निजी आय माइनस निगम कर प्लस अवितरित लाभ। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय मान जाता है। किसको? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को ही राष्ट्रीय आय माना जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की मापन विधियाँ। उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि सबसे पहले। ठीक, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य लिया जाता है। उत्पाद विधि में क्या लिया जाता है? एक वर्ष में जो भी उत्पादित होती है सभी वस्तु सेवाओं का मूल्य लिया जाता है। इसके प्रवक्ता कौन थे? प्रोफेसर मार्शल थे। साइमन कुजनेट्स ने इसे वस्तु सेवा विधि के नाम से भी परिभाषित किया है। वस्तु सेवा विधि किसको कहा गया? उत्पाद विधि, मूल्य वर्धित विधि को। आय संगणक विधि होती है, इनकम सेंस मेथड। देश के प्रत्येक नागरिक की आय जोड़ी जाएगी इसमें। प्रवर्तक प्रोफेसर पिंगू हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, उद्यम से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, उद्यम से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। व्यय संगणक विधि तीसरी विधि है, ये व्यय संगणक विधि। एक वर्ष में होने वाले समस्त व्यय का योग होता है। उपभोग व्यय व विनियोग व्यय दोनों शामिल होते हैं। कौन कौन से व्यय होते हैं? उपभोग व्यय और विनियोग व्यय। चौथी है सामाजिक लेखा विधि।
सोशल अकाउंटिंग मेथड। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय मापन के उद्देश्य। राष्ट्रीय मापन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? आर्थिक विकास की तुलना हेतु की जाती है, आर्थिक प्रगति की गणना हेतु, अर्थव्यवस्था द्वारा अनुभव किए गए मुद्दों को विश्लेषण करने हेतु, उत्पादन, उपभोग और वितरण जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की सीमाओं और लाभों का पता लगाने के लिए से। ठीक, महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता दें, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमिता उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। कौन कौन से हैं? श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमिता उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। श्रम में मजदूरी और वेतन के साथ मुआवजा मिलेगा, पूंजी में ब्याज के साथ मुआवजा मिलेगा, भूमि में किराए के साथ मुआवजा दिया जाता है, उद्यमिता में लाभ का मुआवजा मिलेगा। मिश्रित आय से आप क्या समझते हैं? मिश्रित आय में से का मतलब हुआ सब नियोजित व्यक्ति। ठीक, मिश्रित आय का मतलब क्या हुआ? सब नियोजित व्यक्ति जैसे डॉक्टर, वकील और लेखाकार अपने श्रम और पूंजी का उपभोग करते हैं, इस कमाई को मिश्रित आय कहते हैं। मिश्रित आय का मतलब क्या है? सब नियोजित व्यक्ति द्वारा जो कमाई की जाती है वो मिश्रित आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय की विशेषता, मैक्रोइकोनॉमिक अवधारणा, अर्थव्यवस्था समग्र रूप से कैसे कार्य कर रही है, इसकी प्रभाव अवधारणा का विशेष अवधि के लिए मापा जाता है, समय का इसमें उल्लेख होता है, वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य इसमें होता है। राष्ट्रीय आय माल का धन मूल्यांकन होता है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। अब अंतिम वस्तु और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है, इसमें अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। शुद्ध कुल मूल्य, नेट वैल्यू, एक लेखा वर्ष में फर्मों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। इसमें अचल पूंजी का मूल्यह्रास या खपत शामिल नहीं होती है। विदेश से शुद्ध कारक आय का समावेश, विदेश से शुद्ध कारक आय आती है, शुद्ध निर्यात और शुद्ध प्राप्तियों का मूल्य होता है। ये साथियों, ये सभी हमने क्या किया, इसकी विशेषता बताइए। अब हम करेंगे 1 लाइन क्वेश्चन साथियों। अंतर और बराबर के बारे में, जीएनपी एनएनपी में क्या अंतर होता है? पूंजी की गिरावट का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच किस चीज़ का अंतर होता है? गिरावट का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के बीच अंतर होगा विदेशों से निवल विदेशी आय। खर्च योग व्यक्ति आय बराबर होती है व्यक्ति आय माइनस व्यक्ति प्रत्यक्ष कर। किसी दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर होती है उपभोग व निवेश व्यय। बाजार कीमतों पर कुल राष्ट्रीय आय और कारक लागत पर कुल राष्ट्रीय आय के बीच अंतर होता है शुद्ध प्रत्यक्ष कर उत्पादन घटाने के बाद। भारत में राष्ट्रीय आय के समकों का आकलन किसके द्वारा किया गया है? ये पॉइंट रह गया साथियों। अब गणना के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में किन वस्तुओं के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है? अंतिम वस्तु के। ठीक, हाल ही में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए आधार वर्ष परिवर्तित किया गया 2011-12। दोहरी गणना से अभिप्राय है उसी वस्तु की गणना में दिरावर्ती। राष्ट्रीय आय की गणना कितनी अवधि के लिए की जाती है? 1 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय आय की गणना होती है प्रचलित एवं स्तर कीमतों पर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में क्या समस्या है? असंगठित क्षेत्र की। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का अनुमान भारत में किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय की गणना का विशेषज्ञ प्रोफेसर VKRV राव थे। भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी VKRV राव ने। राष्ट्रीय आय की गणना में किसको शामिल नहीं किया जाता? राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को। अब चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आय पर। वास्तविक अर्थ में राष्ट्रीय आय क्या है? जब राष्ट्रीय आय स्तर कीमतों पर व्यक्त की जाती है। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन। राष्ट्रीय आय मापने की सर्वोत्तम विधि है उत्पाद विधि। राष्ट्रीय आय में किस एक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान वर्तमान में है? सेवा क्षेत्र का। भारत की समग्र बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका? घरेलू क्षेत्र का। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। राष्ट्रीय आय के आकलन में किस विधि का प्रयोग नहीं होता? निर्यात आयात विधि का। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय आय का बुनियादी कार्य किसने किया? प्रोफेसर VKRV राव ने। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई? 1950 में। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा तैयार किया गया? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर तैयार किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा।
राष्ट्रीय आय क्या प्रभाव चर है। केवल कीमतों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो तो वह कहा जाता है नाम मात्र राष्ट्रीय आय। अन्य चर्चा करेंगे साथियों। राष्ट्रीय आय क्या किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या एनएसओ द्वारा गणना की जाती है। आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप है राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या, सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय की गणना किस रीति से की जाती है, उत्पादन एवं आय रीति से। भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान किसका, घरेलू क्षेत्र का। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है, विदेशों से शुद्ध साधन आय का। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, ये बराबर होगा जीएनपी माइनस निर्यात। प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ेगी, जब जीएनपी जनसंख्या की तुलना में अधिक गति से बढ़ती है। दोहरी गणना की समस्या को दूर करने के लिए निम्न में से किस मत को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाना चाहिए, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाया जाना चाहिए। साथियों, आज हमने आपको राष्ट्रीय आय के संबंधित टॉपिक करा दिया है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।